नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 10 के अंदर जो नई बुक लगी है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका पहला पार्ट है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। वो पार्ट हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इस पार्ट को 5 पार्टों में पढ़ा है। आपने नहीं देखा, इस वीडियो के आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर उन 5 पार्टों को देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 6 शुरू कर रहे हैं और हमने जो है गुहिल वंश जो है मेवाड़ का वो प्रारंभ कर रखा है, जिसके तहत आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे राणा हमीर को। तो देखो, राणा हमीर का शासनकाल जो है वो कितना है, तो वो है 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। यानी 1326 में हमीर ने क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की थी। अब देखो मित्रों, क्या होता है कि जब रतन सिंह जो है, रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी जो है विजयी हो जाता है और अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासन कर देता है और उसका नाम खिजराबाद कर देता है। फिर क्या होता है कि खिज्र खां जो है, ये खिज्र खां ये जो प्रशासक है, ये जो प्रशासन है, ये एक आपके मूंछला मालदेव है, मूंछला मालदेव जो कन्नड़ देव चौहान का भाई होता है उसको सौंप देता है। मूंछला मालदेव चौहान को ये जो चित्तौड़ दुर्ग है ये सौंप देता है और वो है अपने पुत्र जय सिंह या जयदेव जिसे कहते हैं उसको सौंप देता है। उसके बाद उस जैसा या जय सिंह से यह दुर्ग प्राप्त करता है राणा हमीर। राणा हमीर चित्तौड़गढ़ की रावल शाखा से पहले जो है एक शाखा अलग हो जाती है, जो राहप होता है वो सिसोदा गांव चला जाता है और वहीं से रावल वंश के बाद सिसोदिया वंश जो है प्रारंभ होता है। तो राणा हमीर के बाद जो है सिसोदिया वंश प्रारंभ होगा। रतन सिंह तक जो शासक है वो अपने आगे रावल लगाते थे और राणा हमीर के बाद सारे शासक जो है राणा या महाराणा उपाधि लगाएंगे। सिसोदा का जागीरदार होने से इसे सिसोदिया भी कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, यानी हमीर को क्या दी जाती है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है हमीर को, क्योंकि इसने जो है मेवाड़ की जो गद्दी है वो पुनः गुहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य की संज्ञा, जो कि राणा कुंभा का जो कीर्ति स्तंभ है प्रशस्ति उसमें दी गई है हमीर को। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। यानी सिंगोली का युद्ध होता है राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच और तुगलक की सेना को ये परास्त करता है। इसके बाद दिया हुआ है महाराणा लाखा, जिनका शासनकाल कितना है, 1382 से 1421। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। यानी होता क्या है कि मारवाड़ का जो रणमल है इसकी बहन हंसाबाई का विवाह होना तो होता है चुंडा के साथ, मगर परिस्थिति बस यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। यानी क्या होता है कि मतलब ऐसी कहानी कही जाती है कि जो रणमल जो राठौड़ है वो शादी का जो नारियल है वो देकर भेजता है किसी पंडित को, और वह पंडित आकर ये नारियल लाखा को सौंप देता है चुंडा के बजाय, और लाखा नारियल एक बार जिसको सौंप दिया उसके साथ शादी होने होती है। तो ये चुंडा के बजाय हंसाबाई का विवाह किसके साथ होता है, वर्ध अवस्था में गए हुए लाखा के साथ। इस विवाह की शर्त ये थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र होगा। यानी हंसाबाई ने शर्त रख दी कि अगर लाखा के साथ विवाह होगा लेकिन शर्त है कि मेरा पुत्र गद्दी पर बैठेगा। जैसे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को जो है राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा और इसी कारण चुंडा को जो है राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। जिस प्रकार भीष्म पितामह के सामने जो मत्स्यगंधा होती है या जो शांतनु की दूसरी बीवी होती है, वह शर्त रखती है कि भी मेरा पुत्र जो है गद्दी पर बैठेगा, तो पितामह भीष्म या देवव्रत जो है प्रतिज्ञा लेते हैं। इसी प्रकार चुंडा ने भी ये प्रतिज्ञा ले ली थी। लाखा के समय जावर माइन से यानी जावर की खान से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में भी निकला था, जिससे आर्थिक समृद्धि मेवाड़ की बढ़ी थी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का भी निर्माण करा था। यानी
लाखा के समय ही पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। अब आती है बात महाराणा मोक्कल की। मोक्कन का शासनकाल है 1421 से 1433। मोक्कल महाराणा लाखा और हंसाबे का पुत्र था। 1421 में जब मोक्कल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा को उसके संरक्षक का रूप में कार्य किया। पर जब चुंडा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संधि करती है तो मेवाड़ छोड़कर मांडू चला जाता है और 1433 में मोक्कल की जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने मैं पापामार के साथ मिलकर हत्या कर दी। यानी जो मोक्कल है इसके मतलब जो राणा लाखा है उसकी दासी के पुत्र होते हैं चाचा और मेरा, उसने मैं पापामार के साथ मिलकर मोक्कल की हत्या कर दी थी 1433 में जिलवाड़ा में। अब हम बात करेंगे सबसे मतलब और प्रतापी शासक महाराणा कुंभा की, जो 1433 से 1468 तक गद्दी पर बैठते हैं। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त करने कर उसने मेवाड़ में सामंतों का विश्वास अर्जित किया। यानी रणमल का प्रभाव ज़्यादा, रणमल जो राठौड़ है उसका प्रभाव ज़्यादा हो रखा था तो उसको समाप्त कर दिया और मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया था कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। यानी कुंभा ने अपनी शक्ति का केंद्र किस बनाया? चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त किया। यानी 1437 में सारंगपुर का युद्ध था, किसके बीच में? महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में, और कुंभा ने इसको परास्त कर बंदी बनाया। इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि 1440 से 1448 तक बनाया गया था। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुए, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। यानी कि इनके बीच एक संधि होती है जिसे कहते हैं आवल बावल की संधि, जो हंसाबाई करवाती है। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि होती है। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण कर उसको हराकर उसके राज्यों को बांटेंगे। 57 और 58 में गुजरात में मालवा शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा करने विशेष सफलता नहीं मिल सकी। यानी कुंभा ने क्या किया, इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर दिए और ये दोनों हार गए। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग भी प्रसिद्ध है। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ की 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपने विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी कौन था? मंडन। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभश्याम मंदिर बनाया, श्रृंगार चौरी का मंदिर बनाया, एकलिंग जगह विष्णु मंदिर बनाया, रणकपुर के मंदिर बनाए, जो अपनी विशालता और तक्षण कला के लिए अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था, यानी विद्वान भी था और विद्या का मतलब विद्वानों का सम्मान भी करता था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग माता में सिद्धांत होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण व राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध कुंभा के रचित ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर भी टीकाएं लिखी है। इसी के काल में कवि अत्रि, कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्ति में राणा कुंभा को महाराज धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से यानी उपाधियों से विभूषित किया गया है। कुंभा निसंदेह बहुत ही प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उद्दा ने 1467 में उसकी हत्या कर दी। अब हम पढ़ेंगे राणा सांगा को, जिसका शासनकाल है 1509 से 1528। सांगा संग्राम सिंह व उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उसमें संघर्ष होना क्या था? स्वाभाविक था। आपको पता है कि मतलब 4 भाई होंगे, चारों अपने आप को उत्तराधिकारी मानेंगे तो युद्ध उनके बीच में होगा। इस संघर्ष में अंत में कौन विजयी हुआ? सांगा विजयी हुआ और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपद के नाम से प्रसिद्ध राणा सांगा या महाराणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठता है। उस समय मालवा पर सुल्तान नसरुद्दीन ने शासन करा था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु बाद उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ता है, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से मोहम्मद खिलजी सेकंड को सफलता मिली। इसी सफलता से मेदिनी राय कद बढ़ गया और वह एक तरफ से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अतः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय की स्थिति से हटा दिया, मतलब उसको
वहाँ से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिसमें मालवा एवं मेवाड़ में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। मालवा का सुल्तान खिलजी सेकंड परास्त हुआ और राणा द्वारा बंदी बनाया गया। इड्र के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास एवं मालवा के सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिससे लेकर सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली वर्तमान कोटा जिले के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया, यानी खातौली के युद्ध होता है 1517 में। किसके बीच में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद राणा की सेना ने बाड्डे यानी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को फिर परास्त किया, यानी इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच दो युद्ध हुए। एक तो 1517 में खातौली का युद्ध जिसमें भी लोदी परास्त होता है, एक उसके बाद बाड्डी या धौलपुर का युद्ध उसमें भी परास्त होता है। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार किया। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया था, यानी माना जाता है कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था और बाबर जब युद्ध कर रहा है पानीपत का उस समय सांगा उसकी सहायता नहीं करता है। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं होती है क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली शासक एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ, पर इससे पहले बयाना के युद्ध में उसने बाबर की सेना को पराजित किया, यानी खानवा के युद्ध से पहले बयाना के युद्ध होता है 1527 में, उसमें सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ तोपखाने व तुलगुमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय होती है। राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाता है, युद्ध से दूर ले जाया जाता है। जब सांगा ने अपने पराजय का बदला लेने के लिए बिना चित्तौड़ लौटने का इनकार किया, तब उसी सामंत जो युद्ध नहीं करना चाहते थे सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1527 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु होगी और मांडरगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 और उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य ही भी मेवाड़ का शासक बनता है। अब हम बात करेंगे राणा उदय सिंह की। देखो, राणा उदय सिंह का शासनकाल है 1537 से 1572। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्ना ध्यान ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को किससे बचाया था, बनवीर से। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है और 1540 में उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता पर उदय सिंह ने पुनः प्राप्त की। उदय सिंह 1559 में उदयपुर नगर बचाकर उसे अपनी राजधानी बनाई, यानी उदयपुर को बताया 1559 में। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का भी निर्माण कराया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपने सरदारों के खिलाफ पर उदय सिंह किले की रक्षा के बाद जयमल और फत्ता नामक दो सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला जाता है और किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीरगति प्राप्त होती है। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उसकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियाँ लगवाई थी, यानी उनकी दोनों की क्या है, पत्थर की मूर्तियाँ लगवाई थी। तो दोस्तों आज हम उदय सिंह देखेंगे। अब हमारे मेवाड़ के जो शासनकाल है उसमें एक तो बचे हैं परम प्रतापी महाराणा प्रताप, उसके बाद हम महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, कल राणा अमर सिंह पढ़ेंगे और राज सिंह पढ़ेंगे और उसके बाद मारवाड़ का राठौड़ वंश प्रारंभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना न भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।